नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, हाइड्रोलिक एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, ओके, पेट्रोलियम, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। सो हम डिटेल में देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सो नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द एनर्जी सोर्स व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, whereas the non-renewable resources take a significant amount of time to be replenished by the environment. सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिन्यू, वो एक बहुत कम समय के अंतराल में रिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस स्पीड से उनका कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन होता है उसी स्पीड से वो उनका प्रोडक्शन या मतलब दोबारा बनना हो जाता है, ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, ठीक है। सो ये इनको बनने के लिए बहुत कम समय लगता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम है, ऑयल है, ओके, फॉसिल फ्यूल्स हैं, सो इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट। सो अगर एक बार ये खत्म हो गए तो इनको दोबारा बनने में काफी लंबा समय लगेगा, राइट। इसलिए जो मेन पर्पस है इस स्टडी का वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हटा करके रिन्यूएबल रिसोर्स का ज्यादा यूज करना, जिससे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचे रहें, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए उनको सेव करके रखना है, राइट। और इन्वायरमेंट के लिए भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंप्राइज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, द यूसेज ऑफ विच हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। Comparatively, the renewable resources are more environmental friendly. They include energy from the sun, tides, wind, biomass. Okay? So difference आपको पता चल गया, renewable resources क्या है और non renewable resources क्या है, ठीक है। So renewable energy को जानते हैं, renewable energy क्या है। Renewable energy resources are called renewable because they are constantly renewed or regenerated. जैसे कि सोलर एनर्जी के बारे में हमको पता है, वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है, ठीक है। वो उसके अलावा विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, विंड एनर्जी भी रीजनरेट होती रहती है। अच्छा, अगर हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, तो विंड भी कहीं ना कहीं से सोलर एनर्जी से ही कनेक्टेड है। जैसे कि आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि विंड फ्लो का जो मेन रीजन है वो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, यानी कि जहां पर हायर प्रेशर होगा और लोअर प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एयर मूव करती है तो उसको हम विंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। और डिफरेंशियल हीटिंग कहां से हो रही है? सन से हो रही है। सो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा हीटिंग होती है और पोलर या हायर लैटिट्यूड में वहां पर कंपेरेटिवली कूलर एरिया है, वो कोल्डर है, ठीक है। सो इसकी वजह से कोल्डर एरिया यानी कि हाई प्रेशर और वार्मर एरिया यानी कि लो प्रेशर। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करती है, राइट। सो द एनर्जी फ्रॉम द सन, द मूवमेंट ऑफ द वेव्स, द फ्लो ऑफ द रिवर, these are some of the activities that have been happening over millions of years and will continue to happen in the future. They are constant and reliable sources. The solar energy, tidal energy, wind energy, hydroelectric energy, geothermal energy, etc. will never get exhausted as they can be generated at the same rate at which they are being used. Okay? So जिस रेट से ये इनको यूज किया जाता है उससे ज्यादा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा रेट से वो रीजनरेट होते रहते हैं, ओके। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। जैसे कि हमको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं। आपने जियोग्राफी में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जियोग्राफी में कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहां पर बनते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में। और वो कैसे बनते हैं? बायोजेनस जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लिविंग बींग्स हैं उनकी स्केलेटन, उनके बायो प्रोडक्ट्स जो मतलब जमते रहते हैं एक जगह पर, ठीक है,
सेडिमेंट्स कलेक्ट होते रहते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ओवर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि अगर हम कोल की बात करें तो कोल जब एक बड़ा सा फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाता है, ठीक है, सो उसमें भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में वो उसका जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट होता है। सो ये डिटेल में आपको ज्योग्राफी में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको उसके बारे में पता है, आप ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हैं एक बार। सो दे कैन बी रिन्यूड इजिली वंस दे आर डिप्लीटेड, सॉरी दे कैन नॉट बी रिन्यूड। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ये इजिली रिन्यू नहीं हो पाते हैं। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इनको रिन्यू करने में काफी लंबा टाइम जाता है। ओके, दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। एट द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन these resources will get exhausted in less than 100 years. It is very important to use the non-renewable energy resources in a judicious manner. Otherwise, our future generation will not be left with any of them. So, main purpose क्या है? Non-renewable resources को judicially उनका यूज करना है, ठीक है, जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको सेव किया जा सके, और रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से काफी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी हो गई, उसमें पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है। इसकी वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर, विंड। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फॉस्फेट, किसी के मिनरल्स वगैरह हो गए, ऑयल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ओके, ये एक काफी लंबा टाइम इनको बनने के लिए लगता है, और अगर एक बार डिप्लीट हो गए तो दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सोलर एनर्जी, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी। डायरेक्ट सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड एज हीट, लाइट and electricity through the use of solar cell. So हमको पता है कि सोलर एनर्जी अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी सोर्स है वो है, ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी कहां से आती है अर्थ में? सन से आती है, राइट। लाइट भी डे टाइम में लाइट भी सन से ही आती है, राइट। इसके अलावा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सोलर सेल। डायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड through various devices broadly directed into 3 types of systems. और ये 3 टाइप के सिस्टम है, एक तो पैसिव, एक्टिव एंड फोटोवोल्टेइक। सो वन बाय वन इनको देखते हैं क्या है ये। पैसिव सोलर एनर्जी, as we know some of the earliest uses of solar energy were passive in nature, such as to evaporate sea water for producing salt. अच्छा, सॉल्ट किस तरह बनता है? सी वाटर से अगर वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? उसमें सॉल्ट बचता है, ठीक है। सो एक ये पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम है। ओके, टू ड्राई फूड्स, फूड को ड्राई करने के लिए, क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए, हम लोग जनरली क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए जो वेट क्लॉथ होते हैं उनको सन एनर्जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है, सनरेज के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिससे उससे जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है और जो क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, राइट। इनफैक्ट सोलर एनर्जी इज स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर दीज पर्पसेस। अभी भी आज भी हम लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए सन एनर्जी का यूज करते हैं, डे टाइम में ही कपड़ों को सुखाते हैं। द मोर रिसेंट पैसिव यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी इज फॉर कुकिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड फॉर द डे लाइटनिंग ऑफ होम्स एंड बिल्डिंग, ठीक है। सो कुकिंग और हीटिंग के लिए जैसे कि सोलर कुकर होता है या सोलर हीटर होता है, तो अब सोलर एनर्जी का यूज भी अभी भी इस तरह किया जाता है पैसिव एनर्जी सोर्सेस में, right? Active use of solar energy. Active solar heating and cooling systems rely on solar collectors, which are usually mounted on roofs. Such systems are also requires pumps and motors to move the fluid or blow air by fan in order to deliver the captured heat. The number of different active solar heating systems are available. The main applications of these systems is to provide hot water, प्राइमरीली फॉर डोमेस्टिक यूज। ओके, सो ये आपने अब देखा भी होगा अपने आसपास कि जो हीटिंग के लिए जनरली सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है, राइट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सोलर सेल और फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है डायरेक्ट करंट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब पूछा भी जा चुका है कि जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो एसी होती है या डीसी होती है। सो ध्यान रखिए, इट्स अ डीसी, डायरेक्ट करंट, बाय फोटोवोल्टिक सेल्स, commonly called solar cells. These photovoltaic cells are made of silicon and other materials. When sunlight strikes the silicon atoms, it causes electrons to eject. Okay? So ये photovoltaic cells silicon से बने होते हैं और इस silicon atom में जब sunlight strike करती है, so इसमें जो electrons होते हैं वो eject होते हैं, ठीक है? This principle is called photoelectric effect. अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही करंट हम बोलते हैं, ठीक है। सो करंट जनरेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सो अ टिपिकल सोलर सेल इज अ ट्रांसपेरेंट वेफर दैट कंटेन्स अ वेरी थिन सेमीकंडक्टर। सनलाइट एनर्जाइजेस एंड कॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर्स टू फ्लो, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपके काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोटोवोल्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. ओके, सो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी और सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, इन दोनों का कंपेयर करके इसमें बोला गया है, ठीक है, कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लाइट को डायरेक्ट कन्वर्जन से होती है, जो लाइट डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जबकि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी में सन्स रेस का जो यूज होता है वो हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, और उस हीटिंग के उस जो हीटेड वाटर होता है उससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है फोटोवोल्टिक्स जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट व्हाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट करंट बनती है, ना कि एसी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टिक्स। सो इसमें देखिए आपका सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, श्योर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आप सिंपल, अगर आपको इतना ही पता चल रहा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए बी स्टेटमेंट, बी जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है, यानी बी नहीं होगा। सी में भी बी है, सॉरी सी में भी सेकंड है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी और सी तो आपके नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। ओके, फिर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सोलर थर्मल का मैंने आपको बताया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर पहला स्टेटमेंट सही है यानी कि नन भी नहीं हो सकता। ओके, सो अब जो मेन पॉइंट आपका आ रहा है, कहां आ रहा है, तो आपको इतना तो क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया सिर्फ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फोटोवोल्टिक का नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ओके, सो आंसर विल बी ए, ठीक है। इसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहा हूं। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स आर डिसलॉज्ड, ठीक है, और ये जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स लॉज इलेक्ट्रॉन्स। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में द डिसलॉज्ड इलेक्ट्रॉन्स इफ चैनल्ड थ्रू अ कंडक्टर विल क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और ये सोलर पैनल के अलोंग होता है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एरिया। ओके, मतलब कि हाई पोटेंशियल क्या हुआ, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हायर इलेक्ट्रॉन रीजन से लेस इलेक्ट्रॉन रीजन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें करंट डेवलप होगी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का बेसिकली यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने पढ़ा होगा, पीएनपी टाइप ऑफ और एनपीएन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एन और पी टाइप के जो सिलिकॉन मटेरियल है
उनका यूज किया जाता है। अब देखिए सोलर थर्मल प्लांट में क्या होता है, सोलर थर्मल प्लांट करता है कन्वर्टिंग लाइट इनटू हीट, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया, ठीक है। सो और फोटोवोल्टेइक जो टेक्नोलॉजी है उसमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर या विंड टर्बाइन जनरेटर जो भी होते हैं उनमें एसी करंट जनरेट होती है, ठीक है। सोलर थर्मल इज मोस्टली यूज्ड फॉर वाटर हीटिंग पर्पसेस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग हॉट वाटर स्टीम टू रोटेट टर्बाइन, और इससे एसी करंट होती है, यानी कि जो आपका सोलर वाला पॉइंट आपको बताया था सोलर थर्मल प्लांट। सोलर थर्मल प्लांट में क्या होता है, पहले वाटर को हीट करते हैं, जब वाटर एनफ हीट अप हो जाता है उससे स्टीम जनरेट होती है, ठीक है, और उस स्टीम का यूज करा जाता है टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए। टर्बाइंस यानी कि क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी का पहले उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया वाटर की, ठीक है, और फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करके टर्बाइन रोटेट किया। सो सोलर एनर्जी डायरेक्टली देखिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, रोटेशन ऑफ टर्बाइन की एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। सो सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक, और इस मैकेनिकल एनर्जी को बाय द यूज ऑफ डायनेमो ऑल्टरनेटिव करंट या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सो जहां भी रोटेशन हो रहा है वहां ऑल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होती है, ओके। और जहां भी स्टेशनरी बॉडी है, जैसे कि आपका ये मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर वाला फोटोवोल्टिक सेल वाला, उसमें क्या है, उसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, बॉडी का रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे डीसी करंट होगी। लास्ट पॉइंट है, इन इंडिया बोथ सोलर पैनल्स एंड सोलर कुकर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ओके। सो फ्रेंड्स, हमने सोलर एनर्जी के बारे में जाना। अब अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये न्यूज में था, ठीक है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें डिटेल में। सो आगे देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर कोलिशन, currently India is generating around 58 gigawatt energy from renewable resources, which is about 18.5% of India's total energy production. देखिए ये इस डेटा से पता चल रहा है कि रिमेनिंग जो 81.5 एनर्जी है वो अभी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जनरेट की जा रही है, यानी कि फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। इससे अभी भी इतना जो बिग अमाउंट है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अभी भी डिपेंडेंट है। और क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में आपको पता है, क्लाइमेट एग्रीमेंट में डील हुई थी और इंडिया ने कमिट किया हुआ है कि हम 33 से लेकर के 35% तक कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो इस कमिटमेंट के लिए इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को छोड़ करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच करें, ओके। सो इस डेटा से देखिए पता चल रहा है कि अभी भी इंडिया काफी हद तक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, और इस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए और पॉल्यूशन की जो इतना बड़ा इशू है उसको समझते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मिस्टर फ्रैंकोइस होलैंड, इन दोनों ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडेशन स्टोन रखा, जो कि 25 जनवरी 2016 में रखा गया था, ठीक है। यानी कि ये स्टार्टिंग 25 जनवरी 2016 में हुई थी पेरिस एग्रीमेंट के बाद। प्राइम मिनिस्टर मोदी अलोंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रून ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट समिट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर कोलिशन ऑन 11 मार्च 2018 इन न्यू दिल्ली। सो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और पहली समिट इंटरनेशनल सोलर कोलिशन की वो दिल्ली में हुई है 11 मार्च 2018 को। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि फाउंडेशन स्टोन जब रखा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2016 में, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उनके द्वारा रखा गया था, ठीक है, मिस्टर फ्रैंकोइस होलैंड। जबकि जो फर्स्ट समिट हुई है उसमें जो करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के मिस्टर इमैनुअल मैक्रून और पीएम मोदी, इन दोनों ने मिलकर के इस समिट में पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ओके, सो सबसे पहले जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज विच एम्स टू, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेन पर्पस क्या है?
रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करना, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करना। अब सोलर एनर्जी का यूज कैसे किया जा सकता है? सोलर एनर्जी का यूज मैंने आपको बताया फोटोवोल्टिक सेल टेक्नोलॉजी से यूज किया जाता है, डायरेक्ट यूज, ठीक है। इसके अलावा जो अदर मेथड है सोलर कुकर वगैरह वो डिफरेंट है, वो डायरेक्ट मतलब एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी है वो। लेकिन फोटोवोल्टिक सेल का यूज करना है, डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। और ये कहां पर होगा? जहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा अमाउंट में मिलती है, यानी कि सन रेज अबंडेंटली मिलती है और ट्रॉपिकल एरिया में डायरेक्ट सनलाइट आती है। सो ट्रॉपिकल एरिया को मेन फोकस करते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। और इसका मेन पर्पस क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट सोलर जनरेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी उस टेक्नोलॉजी को, उनके जो फाइनेंसेस हैं उसको रिड्यूस करना, ठीक है, जो उसमें कॉस्ट लगती है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो देखिए द एम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर जनरेशन। सेकेंड इसका एम है फॉर्मुलेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मोबिलाइज मोर देन 1000 billion US dollars in investments that will be required by 2030 for the massive deployment of affordable solar energy। और इसमें जो टारगेट रखा गया है 1 टेरावाट का रखा गया है, ठीक है। 1 टेरावाट यानी कि 1000 गीगावाट। सो 1000 गीगावाट का टारगेट रखा गया है कि बाय द 2030 हम 1 टेरावाट एनर्जी जनरेट करेंगे बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। और इसके लिए जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है वो 1000 बिलियन US डॉलर है। ओके, सो ध्यान रखिए काफी बड़ा अमाउंट इसके लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगना है। सो पहले तो ये फाइनेंस को मोबिलाइज करना है, ठीक है, और साथ में टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है। ओके, जो मेन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी वो ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी। सो ऑन 11th March 2018 इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडिंग डे। सो डेट ये याद रखिए आप, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि 11th March 2018 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग डे होता है, तो ध्यान इस डेट को याद रखिएगा। इट वॉज फॉलोड बाय द फर्स्ट समिट ऑफ द अलायंस इन 26th March 2018 ISA बिकेम ज्यूरिडिकल पर्सनालिटी, ठीक है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ओपन टू 121 प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज या सनशाइन कंट्रीज। और ये कंट्रीज कौन सी हुई? ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गए, ट्रॉपिक्स के बीच वाली कंट्रीज। ओके, मोस्ट ऑफ देम लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो फॉर 60 कंट्रीज हैव साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। सो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसमें 60 कंट्रीज अब तक साइन कर चुकी हैं। ओके, और इसमें ये 121 कंट्रीज के लिए ये ओपन है। कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स एंड एज अ मेंबर विद द एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट। सो यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि जो कंट्रीज ट्रॉपिकल कंट्रीज नहीं है क्या वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं? तो यस, बिल्कुल सही बात है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं और उनको सारे ही बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा, उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि वो वोट नहीं डाल सकते, बाकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, सेक्रेटेरिएट। इंटरिम सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड एट सूर्य भवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, हरियाणा। सो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको बताऊंगा ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहली इंटरनेशनल बॉडी है जिसका सेक्रेटेरिएट इंडिया में है, यानी कि गुरुग्राम, हरियाणा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछा जा सकता है कि पहली इंटरनेशनल बॉडी कौन सी है जिसका सेक्रेटेरिएट इंडिया में है, ठीक है, और कहां पर है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी टाइमलाइन में ले जाना चाहता हूं। 2015 से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक तरह से स्टार्टिंग हुई, ठीक है, यानी कि 2015 में फर्स्ट टाइम पीएम मोदी एंड फ्रांस प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम एनविसाज्ड अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, सो ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21 UN Climate Change Conference at Paris, PM Modi and President of France jointly launched the initiative of ISA. Okay,
फिर इसके बाद 2017 में, December 2017, with the framework agreement of ISA coming into force on 6th December 2017, the ISA became an international intergovernmental treaty. ठीक है, सो ध्यान रखिए इंटरनेशनल है और साथ में इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, राइट. सो ये भी आपसे स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि ISA इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, सो दिस विल बी करेक्ट. 2018 मार्च में ISA समिट हुई, पहली ISA समिट. ओके, सो ISA सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडिंग डे ऑन 11th March 2018. फर्स्ट ISA समिट वाज आल्सो हेल्ड वेयर इंडिया मेड अ स्ट्रीम ऑफ कमिटमेंट, राइट. और इन कमिटमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स हैं वो बताता हूं मैं आपको. गेटिंग फ्रांस टू एलोकेट $700 million फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स. ओके, सो फ्रांस की तरफ से $700 million का जो बजट है ये एलोकेट किया गया. कमिटिंग 1.4 billion लाइन ऑफ क्रेडिट दैट विल कवर 27 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन 15 कंट्रीज. ओके, सो ये इंडिया की तरफ से कमिटमेंट किया गया 1.4 billion लाइन ऑफ क्रेडिट. इसके अलावा 2018 मार्च में होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हुआ. ओके, सो ऑन 26 मार्च 2018 इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइंड द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट. और इस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट में क्या हुआ, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर बना, सो हेडक्वार्टर एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं. ओके, एंड बाय दिस ISA बिकेम अ ज्यूरिडिकल पर्सनालिटी. और ज्यूरिडिकल पर्सनालिटी बनने के साथ ही इट कैन इंडिपेंडेंटली डिस्चार्ज इट्स फंक्शन एंड प्रोग्राम. ओके, इसके साथ ही इसको पावर प्रोवाइड की गई टू कॉन्ट्रैक्ट, टू एक्वायर, ओके, टू डिस्पोज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड लीगल प्रोसीडिंग्स. ओके, सो ये सारी पावर्स भी इसके पास आ गई, राइट. नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्लान ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? The countries within the tropics also happen to be the ones in which the much growth is in energy demand is expected in the years to come. So जो tropical countries हैं, उन tropical countries में future में energy demand बढ़ने की possibility है, उनमें demand बढ़ेगी. और जब demand बढ़ेगी तो definitely वो non renewable resources को exploit करेंगे, ठीक है. So उस non renewable energy को सेव करने के लिए ये जरूरी है कि रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ स्विच किया जाए. सो जो वर्किंग प्लान है ISA का वो सबसे ज्यादा ये है कि सोलर एनर्जी का यूज किया जाए जो कि ट्रॉपिकल एरिया में अबंडेंटली मिलती है. ओके, द ISA इज एन एफर्ट टू एंश्योर दैट दीज कंट्रीज इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. दे शुड प्रीडोमिनेंटली यूज सोलर एनर्जी एंड अवॉइड फॉसिल फ्यूल्स. However, this can happen only if the cost of solar energy are competitive as compared to the traditional source of power. So, solar energy की तरफ स्विच तो करना है, लेकिन सोलर एनर्जी में जो फोटोवोल्टेक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो काफी कॉस्टली होते हैं, यानी कि सोलर सेल्स काफी कॉस्टली बनते हैं. तो मेन पर्पस क्या है कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर दोनों ट्रेडिशनल सोर्स पावर सोर्स को और रिन्यूएबल या सोलर एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो इनमें से जो भी कॉस्टली होगा उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है. सो लॉन्ग टर्म में सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट उसमें लगती है उसको रिड्यूस करना है. और ये रिड्यूस कैसे हो सकता है? पहला तो डिमांड, इसकी डिमांड बढ़ा दी जाए. जब डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में रिड्यूस हो जाएगी. ओके, द ISA seeks to do 3 things to bring down the cost of technology as well as finance needed for solar project. So ये 3 चीजें क्या है? It seeks to boost global demand, which will result in further reduction in the prices of solar energy deployment. So पहले तो डिमांड को इंक्रीज करना है. ओके, सेकंड है it seeks to promote standardization. स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? इसमें एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है. और स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद इक्विपमेंट जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड में ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, और ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करने की वजह से वो भी लॉन्ग टर्म में उनकी भी कॉस्ट रिड्यूस होती है. ओके, सो इन द यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, स्टैंडर्डाइजेशन विल मेक द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर हार्डवेयर चीपर, and it will seek to boost
research and development, particularly in the area of efficient storage system. So efficient storage system को लेकर के जो रिसर्च होती है उस रिसर्च को बूस्ट करना है और डेवलपमेंट को जो प्रोसेस है उसको बूस्ट अप करना है. ठीक है, हम जानते हैं रिसर्च क्या होता है. रिसर्च से नई टेक्नोलॉजी आती है और जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो डेफिनेटली वो प्रीवियस टेक्नोलॉजी से लॉन्ग टर्म में वो सस्ती पड़ती है, चीपर होती है. ओके, एक देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ISA एग्रीमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड क्लाइमेट चेंज टॉक्स दैट आर हेल्ड एवरी ईयर. ओके, सो ये यूएन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बट इट वाज प्रपोज्ड एट द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2015 and has become a reality at the Marrakesh meeting, in the process getting linked closely with the United Nations climate process. So जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया गया था और रियलिटी में ये मराकेश जो मोरक्को में COP22 हुई थी उसमें ये रियलिटी में आया. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि इट इज लिंक्ड विद द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट प्रोसेस बट इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड with the UN program. ओके, इंडिया सोलर डिप्लोमेसी. देखिए इंडिया के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉडी ना होकर के एक डिप्लोमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डिप्लोमेसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. देखिए पता है हमको कि एनर्जी इज इक्वल टू इकोनॉमी. ठीक है, एंड इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्परर. यानी कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो पर्सन या वो कंट्री एज अ एम्परर यानी कि सबके ऊपर सबका बॉस बन के रहता है. ठीक है, सो एनर्जी के जो मेन सोर्स अभी हमने पहले देखे हैं, अभी जो करंट टाइम में डिपेंडेंसी है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में डिपेंडेंसी है. ठीक, लेकिन आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ना है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. सो ग्लोबल पॉलिटिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है और अभी भी चल रहा है. ओके, और रिन्यूएबल रिसोर्सेस में भी अगर हम देखें तो चाइना इज स्टिल अनडिस्प्यूटेड रिन्यूएबल ग्रोथ लीडर. और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो जितने ग्लोबली सोलर सेल प्रोड्यूस होते हैं उसमें 60% शेयर अकेले चाइना का ही है. ठीक है, यानी कि चाइना इसमें काफी हद तक डोमिनेट करता है और आने वाले समय में वो विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी में भी डोमिनेट करेगा. ठीक है, सो रिन्यूएबल ग्रोथ लीडर है वो एक तरह से, राइट. सो इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का रिस्पॉन्स आया एज अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेनिफिट इंडिया को किस तरह से मिलेगा? अगर डिप्लोमेटिकली हम देखें तो जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, उसमें इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा. ठीक है, इंडिया के बेटर रिलेशन बनेंगे, राइट. सो एक तरह से ये डिप्लोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. फिर अगर हम बात करें इसके अलावा जैसे कि COP22 के बाद 2017 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज एक्शन डील से अलग होने के लिए बोला, पेरिस एग्रीमेंट से अलग हटने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, सो उनके डिक्लेयर करने के बाद ग्लोबली एक क्लाइमेट चेंज के लिए लीडर की जरूरत है. ठीक है, सो उस लीडर में इंडिया का एक काफी अच्छा रिस्पांस आया. पीएम मोदी एज अ लीडर उसके सामने आए. ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसके साथ ही इसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं. वो चैलेंजेस देखिए क्या है. सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अकाउंट फॉर लेस देन 10% ऑफ कंजम्पशन. सो इंडिया में जो सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं, ठीक है, वो उनका सिर्फ 10% ही कंजम्पशन होता है, राइट. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं. एंड द फ्लड ऑफ चीप चाइनीज एक्सपोर्ट्स इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू कम्पीट. जैसे कि अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी चीप प्राइस में इंडिया में अवेलेबल है चाइनीज प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसी तरह ये सोलर सेल भी इंडिया में मिलते हैं. ठीक है, चाइनीज सोलर सेल जो कि काफी चीपर प्राइस में अवेलेबल है. और इसकी वजह से इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वो उसके साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं, राइट.
Funding is another key concern. India requires nearly 125 billion US dollar to meet its own renewable energy ambition. So इंडिया को अपने खुद के रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन के लिए 125 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है. सो अदर कंट्रीज में जब इंडिया फंडिंग कर रहा है तो उस इंडिया को कितने ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स. सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या हुआ, विंड एनर्जी मतलब क्या हुआ, किस तरह से यूज करेंगे विंड एनर्जी को. जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंड एनर्जी भी इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से ही बनती है. ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. और डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से कहीं पर हाई प्रेशर बनता है, कहीं लो प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है एंड द मूविंग एयर इज नोन एज द विंड. सो यानी कि मूविंग एयर का मतलब क्या हुआ, विंड में काइनेटिक एनर्जी आ गई और इस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करना है और इस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके उससे फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रोसेस को विंड एनर्जी प्रोसेस बोला जाता है. ओके, सो विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. अच्छा, विंड मूव कर रही है तो इसको काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग विंड टर्बाइन. ओके, सो विंड टर्बाइन transforms the energy in the wind into mechanical power, further converting to electric power to generate electricity. Germany, USA, Denmark, Spain and India accounts for 80% of the world's installed wind energy capacity. Okay, so वर्ल्ड में जो टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी है उसमें जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन और इंडिया का 80% शेयर है. Okay, wind farm. Wind farm is a group of wind turbines in the same location used for the production of electricity. दो तरह के विंड फार्म्स होते हैं, एक तो ऑनशोर विंड फार्म्स और दूसरा ऑफशोर विंड फार्म्स. ठीक है, सो ऑनशोर विंड फार्म्स यानी कि दोज फार्म्स विच ऑपरेट ऑन लैंड एरिया में ऑपरेट करते हैं, वेयर द विंड टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, the turbines of the onshore wind farms are less expensive and easier to set up, maintain and operate. ठीक है, सो ऑफशोर टर्बाइन से अगर कंपेयर करें तो ऑनशोर विंड फार्म्स या ऑनशोर टर्बाइंस वो कंपेरेटिवली चीपर होते हैं. ठीक है, और इजिली सेटअप हो जाता है उनका. फिर आता है ऑफशोर विंड फार्म्स. ऑफशोर विंड फार्म्स वो एक लार्ज वाटर बॉडीज के ऊपर उनको सेटअप किया जाता है. ओके, सो ऑफशोर विंड फार्म्स आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑनशोर विंड फार्म्स. ओके, सो अगर सेम पावर जनरेट कर रहे हैं तो ऑफशोर विंड फार्म्स ये एक्सपेंसिव होगा और ऑनशोर विंड फार्म्स ये चीपर होगा. ठीक है, और ऑनशोर लैंड के ऊपर बनते हैं और ये वाटर बॉडीज के ऊपर. ठीक है, विंड एनर्जी इन इंडिया. द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 175 गीगावाट पावर कैपेसिटी फ्रॉम क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2022. ओके, सो जो टारगेट है वो 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया है बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ये 2022 तक ये टारगेट अचीव करना है. आउट ऑफ दिस 60 गीगावाट टारगेट इज सेट फॉर विंड पावर, यानी कि काफी बड़ा अमाउंट. ठीक है, ये अराउंड 30% हो रहा है, यानी कि 30% विंड पावर से प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट है. The present installed wind power capacity in the country is nearly 26.7 gigawatt, accounting for nearly 9% of the total installed capacity. Globally, India is at the 4th position in terms of installed wind power capacity after China, USA and Germany. Okay, so ये पहले 5th पोजीशन में था, इसमें स्पेन को रिप्लेस करके इंडिया 4th पोजीशन में आया. ओके, सो नंबर 1 में है चाइना, सेकंड में है यूएसए, फिर 3rd नंबर पे जर्मनी एंड 4th पोजीशन में इंडिया आ गया. इट इज ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया. ओके, सो ये पोजीशन भी आप याद रखिएगा. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी assesses the wind power potential in the country at 100 meter above ground level. Okay, it has estimated it over
302 gigawatt, and there are 8 windy states, namely Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana. ओके, सो ये 8 इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि विंडी स्टेट्स जिनको बोला जाता है, जहां पर विंड काफी स्पीड में ब्लो करती हैं. ओके, और जो एक एस्टिमेशन निकाला गया है कि इस जो विंड एनर्जी इंडिया में अवेलेबल है उससे कितना पावर जनरेट किया जा सकता है. सो दैट पावर इज 302 gigawatt. India has achieved the largest ever wind power capacity addition of 3,423 megawatt in the year 2015 to 16, exceeding the target by 44%. So 2015-16 में इंडिया ने काफी बड़ा अचीवमेंट लिया था, ठीक है, और सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा विंड पावर कैपेसिटी एडिशन किया था उस समय. ओके, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमास, थर्ड लार्जेस्ट सोलर एंड फोर्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर. ओके, सो विंड एनर्जी में इंडिया की फोर्थ रैंक है, सोलर एनर्जी में थर्ड है. ओके, और बायोमास में सबसे टॉप पे है इंडिया. इंडियन कंपनी सुजुलॉन हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द कंट्री एंड हैज 7.7% मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड इन द विंड टर्बाइन सेल. ओके, सो इंडिया कंपनी है सुजुलॉन है, ये विंड टर्बाइन से डील करती है. ओके, सो दिस कंपनी, इसका जो मार्केट शेयर है वो 7.7% शेयर है उसका, ठीक है, ग्लोबल मार्केट शेयर. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द इंडियाज विंड एनर्जी इज जनरेटेड बिटवीन May to September. ओके, बिकॉज दैट पीरियड कोइंसाइड्स विद द साउथ वेस्ट मानसून. सो हमें पता है मई से लेकर सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून आता है, और इस मानसून की वजह से इस टाइम विंड की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और जो टोटल का 3/4 एनर्जी जनरेट होती है वो इस पीरियड में जनरेट होती है. करंटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द विंड पावर इन इंडिया इज स्प्रेड इन द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट. अब तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई भी विंड पावर ग्रिड सिस्टम अभी तक नहीं बनाया गया है. ओके, सो अमंग द 3 रीजन्स मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ऑफ साउथ. सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो किस स्टेट की है या किस रीजन की है. ओके, सो सबसे ज्यादा है साउथ सदर्न रीजन की, फॉलोड बाय द वेस्ट एंड नॉर्थ. सो नंबर 1 पे सदर्न रीजन है, फिर वेस्ट है, फिर नॉर्दर्न रीजन. अमंग स्टेट्स मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ऑफ तमिलनाडु. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट with 7,455 megawatt installed capacity, followed by Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. So number 1 पे तमिलनाडु, second number पे महाराष्ट्र, फिर गुजरात and Rajasthan. तमिलनाडु shares 35% of the India's total wind power installed capacity. Among the various wind farms, Muppandal wind farms at Kanyakumari in Tamil Nadu has largest capacity of 1500 megawatt. So सबसे ज्यादा कैपेसिटी किस प्लांट की है, किस विंड फार्म की है, ये कन्याकुमारी में है, ठीक है. इसका नाम है मुपंडल विंड फार्म्स. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 मेगावाट है. जैसलमेर विंड पार्क ऑफ सुजलॉन इज द सेकंड लार्जेस्ट विद 1064 मेगावाट. सो जैसलमेर जो विंड पार्क है वो सेकंड नंबर पे है. करंटली ऑल विंड पावर इज जनरेटेड इन ऑनशोर विंड फार्म्स, राइट. इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इनटू ऑफशोर विंड पावर जनरेशन. सो इंडिया अब तक किसी ऑफशोर विंड पावर जनरेशन अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन इस तरह का एक प्रपोजल सामने आ चुका है जो अभी हम आगे देखेंगे कि ऑफशोर विंड पावर जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया हुआ है, वो देखिए आगे दिख रहे हैं. So, although some demonstration projects have been done so far, wind energy accounts for around 70% of the installed capacity among renewable, and almost all investment in India is coming through private sector investment. So, India's first offshore wind project, the National Institute of Wind Energy, under Ministry of New and Renewable Energy, has issued expression of interest
फॉर फर्स्ट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। और ये कहां पे लगाने की बात हुई है, ये देखते हैं। सो द ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर प्रोस्पेक्टिव ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपर्स फॉर डेवलपिंग 1000 मेगावाट या 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन गल्फ ऑफ खंबात ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात। ओके, सो ये प्रपोजल है गल्फ ऑफ खंबात के लिए, ठीक है, गुजरात रीजन में। NICL सोलर पावर प्रोजेक्ट। सो रिसेंटली अभी NICL की तरफ से सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए थे, जो अभी रिसेंट की न्यूज है। ओके, ये जून की न्यूज है, जून 2018। सो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉर कमर्शियल ऑपरेशन वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली यानी कि अभी की जस्ट अभी की न्यूज है ये। दीज प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट some districts of तमिलनाडु। ओके, सो तमिलनाडु की कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया गया है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 इसके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, ग्लोबल विंड समिट। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल विंड समिट विल बी हेल्ड इन हैम्बर्ग, जर्मनी फ्रॉम September 25 to 28, 2018। सो ये आपका सितंबर में होने वाली है ये ग्लोबल विंड समिट। और ध्यान रखिए पहली ग्लोबल विंड समिट है ये। ओके, और इसकी होस्ट कंट्री है जर्मनी। इट विल बी लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ द विंड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। द समिट विल सी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्पीकर्स फ्रॉम अबाउट 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, US, स्पेन एंड डेनमार्क। ओके, सो ग्लोबल विंड समिट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी में होनी है सितंबर में। ये समिट आने के बाद पता चलेगा इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या इसमें ट्रीटी हुई, ठीक है, क्या डिसीजंस लिए गए। ओके, सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी समिट हो जाएगी, उसके बाद अपडेट करूंगा आपको। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हमने सोलर एनर्जी के बारे में जाना, विंड एनर्जी के बारे में जाना और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जाना। ओके, सो अगर आपको कोई अगर डाउट हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।